another video of this chapter. This is a part 2. ओके तो हम लोग पढ़ चुके थे, आधा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके थे, शायद आधा भी नहीं था लेकिन ख़त्म था आधा। ये अब हम लोगों को पढ़ना है। तो रासायनिक अपक्रिया हम लोग पढ़ चुके थे, शायद यहाँ तक पढ़ चुके थे। ओके, हमें अब सीखना था रासायनिक समीकरण लिखना, और ये सीरीज़ का फर्स्ट डे है। ओके, ये सीरीज़ का फर्स्ट डे है और ये सीरीज़ चलेगी 5 फरवरी तक। ओके, फुल बोर्ड की तैयारी विद PDF एंड नोट्स। ओके, एंड जो मैं अंडरलाइन करूँ वो आप लोग भी करना, क्योंकि ये मेन है। ओके, तो जूमिंग हो चुकी है, तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। देखो, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे कैसे, ये हमें सीखना है आज के वीडियो में। ओके, रासायनिक समीकरण हमें कैसे लिखना है। ओके, तो देखते हैं रासायनिक समीकरण में। देखो, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर सीखेंगे। ओके, देखो, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। पूछ रहा है कि क्या हम जो ये बताने वाले हैं इससे भी कोई छोटी विधि हो सकती है। तो आगे पढ़ के हमें पता चलेगा ना। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। मतलब रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके, सूत्र मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, किसी का चिन्ह हम डिसाइड करें। जैसे हाइड्रोजन का हमने चिन्ह डिसाइड कर दिया, यानी प्रतीक डिसाइड कर दिया H। ठीक, H2 ये गैस बन गई। O ऑक्सीजन है, लेकिन 2 लगाने के बाद गैस बन गई। ओके, ये सब होते हैं रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अपक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक जो समीकरण होता है उससे हमें पता चलता है हाँ यहाँ रासायनिक अपक्रिया हुई है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें, किसका बोला, मैग्नीशियम का यानी Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO और ऑक्सीजन का O2। ठीक, तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती की कर उनकी तुलना करें। अब ये है क्या, ये रासायनिक समीकरण लिखना, संतुलित करना नहीं है। अभी संतुलित करना इसके नीचे है, जस्ट नीचे है ये। ठीक, पढ़ते हैं हम लोग। कर उनकी तुलना करें, तो तुलना कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम 1 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर सब 1 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 है तो इधर भी तो ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। तो वही अब सीखेंगे हम लोग। तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। द्रव्यमान का मतलब होता है कि इसका मास यानी कि इसका वजन। अगर हमने इधर 2 लिया है, यानी टोटल अगर हम इधर देखें, टोटल देखें तो टोटल कितना है, इधर है 3। ठीक, और इधर टोटल देखें तो इधर है 2। तो इसी को संतुलित करने के लिए हमें करना पड़ेगा, एक नियम पढ़ेंगे हम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पे तभी द्रव्यमान का प्रयोग किया गया है। ओके, द्रव्यमान का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं। किसी अपक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण या ढांचा मतलब एक प्रकार ये स्केलेटन ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब यहाँ पे देखो, अंडरलाइन कर लो तुम लोग, ये इम्पोर्टेंट है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप लोग को मार्क कहाँ से करना है, अब देखो यहाँ पे आधा अधूरा प्रश्न। ठीक, ये कैसा कह रहा है, मतलब कैसा है। तो आप लोग यहाँ से देख, बीच बीच में मार्क करना। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के परमाणु संख्या का गिनती कर उनकी तुलना करें। तो ये आप लोगों को नहीं लिखना। ओके, ये नहीं लिखना। क्या दोनों ओर तत्व की परमाणु की संख्या समान है, नहीं है, अभी तो नहीं है ना। तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। देखो, अब यहाँ से लिखना, समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी भी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो,
यहाँ पे तुम्हें ढंग से नहीं मिलेगा कि तुमसे अगर पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो इसके लिए तुम्हें इसको बीच बीच से काट काट के लिखना होगा, जो कि मैं तुम्हें दे दूंगा वीडियो के लास्ट में। ओके, लास्ट पार्ट में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है, आप लोग इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, क्लास 9 में तुम लोग पढ़ के आए हो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब मुझे तो पता है तुम लोगों को कुछ नहीं आता यार, तो देखते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ये ऐसा नियम है जो कहता है कि अगर तुमने किन्हीं दो अभिकारक के बीच तुमने अगर रिएक्शन करवाई है, ओके, तो जो उत्पाद बनेगा वो इन दोनों के वजन के बराबर बनेगा। ठीक, ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है ना तो तुम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हो, ना ही तुम उसको निर्माण कर सकते हो या बना सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया होगा, तो हम इसको नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों ने नहीं किया अध्ययन ढंग से। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के कुल बराबर। तो ये एक प्रकार डिफिनीशन है। ओके, ये आपके डिफिनीशन है। कहाँ से? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ तक आप लोग याद कर लेना। ओके, तो मैं मार्क किए दे रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अपने बुक में अगर NCERT खरीदे तो होगी 10 की बात है भाई, तो यहाँ तक मार्क कर लेना और उसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, दूसरे शब्दों में रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। क्या कहा उसने? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो। कहा उसने कि अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी बात करें, अगर ये वाले तुम्हें समझ नहीं आया तो इसको काटो, इसको पढ़ो। रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। बस यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसलिए हमें कंकाली समीकरण यानी स्केलेटन इक्वेशन को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरण बिंदु संतुलित करना सीखें। अब देखो, ये तो है भाई, तुम्हें पूरा फुल प्रोसेस समझाया जाएगा कि कैसे हम संतुलित करते हैं, पर इसका मैं तुम्हें शॉर्ट तरीका बताऊंगा। बुकिश लैंग्वेज आप लोग पढ़ सकते हो, पर मैं तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ओके, क्योंकि ये आप लोग वहाँ बनाने को नहीं आएगा कि प्रश्न दे दिया हमें बताइए कि संतुलित कैसे करना है। ओके, हाँ, ये जरूर आएगा कि आप लोग ये बताना होगा हम हर स्टेप में इसको संतुलित कैसे करते हैं। तो आप लोग मैं वो PDF में जब दूंगा तो उसमें लिखा होगा, वो याद कर लेना आप लोग। ठीक, PDF 1 जनवरी से अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा, क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अब 1.3 तुम्हें याद ही नहीं होगा, बुक में देख लेते, लेकिन कोई नहीं। देखो ये वाली अब क्रिया याद है, जिंक हमने लिया था फ्लास्क में, कुछ दानेदार जिंक लिए थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, उन दोनों को अगर तुम लोग डालते हो तो क्या परिवर्तन होता है ये बताओ हमें। तापमान में कोई परिवर्तन हुआ या गर्म हुआ या रंग बदला, और इसको अगर रासायनिक अपक्रिया हुई है तो कैसे पहचाने वो हुई है। अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब अगर ठोस है तो द्रव बन जाए, शायद द्रव से गैस बन जाए, गैस से ठोस बन जाए, ठोस से द्रव, कुछ भी हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास हो सकता है, निकास का मतलब उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब निकास। तापमान में परिवर्तन, ठीक, गैस का निकलना एक प्रकार से। ओके, गैस का उत्सर्जन मतलब गैस का निकलना। ओके, तो हम पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया, समझ गए? ये आप लोग देखा है अभी। जिंक का मतलब होता है जड़न। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे लिया गया है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में SO4 तुम याद रखना, जिसके आगे तुम H2 जोड़ोगे तो हाइड्रोजन सल्फेट नहीं बनेगा, ये बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ जिंक सल्फेट लिखा है, यानी जड़न हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ आ जाएगा तो ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक, अब देखते हैं। अच्छा ये बताओ, इधर संतुलित है कि नहीं संतुलित है, ये बताओ मैं। अच्छा इधर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 है, तो ये बैलेंस्ड है। ओके, ये बैलेंस्ड है। तो देखो
तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। देखो ऐसे तुम नहीं पता लगा सकते हो, लेकिन ऐसे कर सकते हो। देखो जिंक एक है, जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब ये संतुलित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को बताया जा रहा है कैसे आप लोग उसको सीख सकते हो कि बराबर है कि नहीं। देखो जैसे मैंने बताया जिंक एक है कि नहीं है कि नहीं है। ओके, वैसे ही इसमें बता रहा है। अगर मान लो, मान के चले यहाँ एक होता, तब क्या करते फिर? तो हम लोग क्या करते, इधर 2 है तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 बन जाएगा ना। तो यानी हाइड्रोजन के आगे हम 2 लगाएंगे। तो जब 2 लगाएंगे हाइड्रोजन के आगे, तो देखो अगर मान लो हमने हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दिया, तो यहाँ पहले से 2 था लेकिन हमने 1 माना था, तो यानी 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 2 हो गए। पर यहाँ पे सल्फर भी फिर 2 हो जाएगा, और 2 जो हो गए 8, यानी 8 ऑक्सीजन भी हो जाएंगे। ओके, तो ये सीखने के लिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। चलो जल्दी से पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को जल्दी से। चलो समीकरण 1.1 यही जो दिया हुआ है। तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके, अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इस समीकरण को, ये संतुलित नहीं होगा, तुम लोग गिन के देख लो। Fe यानी आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी 4 बना इधर। ठीक, इधर कितना बनेगा? 3, 9 बन रहा है इधर। इसका मतलब संतुलित ही नहीं है। ओके, संतुलित करने के लिए चरण पहला चरण हम लोग कैसे करेंगे? देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। Fe में बना लिया, H2 में बना लिया, Fe3O4 में बना लिया, H2 बना लिया। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। असंतुलित समीकरण यानी जो संतुलित नहीं है, उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या की सूची बना लीजिए। ऐसा सूची बनानी तुमको। देखो Fe में 1 है और RHS में यानी राइट हैंड साइड में उत्पाद में 3 है, हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन में 1 है, 4 है। अब देखो यही तुम्हें समझाने वाली बात हो रही है। देखो यहाँ 3 दिखा रहा है, यहाँ गुणे 3 कर दो। ठीक, बराबर हो गया, ये इक्वल टू 3 बन जाएगा ना। एक सेकंड फिर से मैं समझाता हूँ। देखो इधर देखो 3 है तो हम इसको गुणा 3 कर देंगे, तो इक्वल टू कितना बन जाएगा? 3। तो 3 और 3 बराबर हो गए, 2 हैं, 2 2 बराबर हैं, इधर 4 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 बन जाएगा। ओके, तब देखो सिंपल सा मेथड है। देखो यहाँ हमने Fe के आगे 3 लगाया, किसके आगे? अभी कारकों में लगाया, तो Fe के आगे यहाँ 3 लगा दो। ओके, और हाइड्रोजन हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ना इसमें ना इसमें। अब ये जो ऑक्सीजन हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही यानी अब कारकों में ही 4 लगाया है, किसके आगे? ऑक्सीजन के आगे। तो 4 जब तुम यहाँ लगाओगे तो यहाँ ऑक्सीजन तो 4 हो गया भैया, लेकिन हाइड्रोजन भी बढ़ गया, 4 2 जा 8 हो गया यहाँ हाइड्रोजन। वही यहाँ करने के लिए 4 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो 8 यहाँ भी हो गया। ओके, ये होता है बैलेंस करने का तरीका। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझाने के लिए पूरा ग्राफ बना के दिखाया गया है, इसलिए आप लोगों को ये पढ़ लेना। ओके, अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ा दूंगा, लेकिन अब भैया हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें जल्दी से चैप्टर ख़त्म करना है, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। ओके, तो ये है हिट एंड ट्रायल विधि। इसकी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, समझे? हिट एंड ट्रायल विधि। अब देखो इस तरह के जो ये लिखे होते हैं इनको याद कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में लिखे हैं। ओके, लेकिन जब मैं पीडीएफ दूंगा उसमें भी लिखा होगा। ठीक, ठीक। अब ये जो है ये है आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का, बायो में पढ़े हुए हो गए। C6O2 12H2O, सूर्य का प्रकाश मिला, क्लोरोफिल मिला, तो ये ग्लूकोज बना, पानी बना, ऑक्सीजन बना। ओके, ये पढ़े होगी आप। अब जो यहाँ पे प्रश्न दिए हैं, ये प्रश्न मैं आप लोगों को दे लूँगा। ओके, बाद में करवा दूंगा, क्योंकि प्रश्नों की एक मैं फुल वीडियो लाऊंगा, तब आप लोगों को वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ओके, 14 मिनट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो टाइमिंग, और टाइमिंग अभी हो रही है 11:46 दिन के। ओके, मैंने आप लोग इसका तो 1 बजे तक आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। ठीक, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अपक्रिया के प्रकार बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं, लेकिन तुम लोग गिन सकते हो, तुम्हारी कॉपी में जितने दिए वो तुम पढ़ सकते हो।
कक्षा 9, यहाँ कक्षा 9 क्यों आता है यार, हम 10 में हैं। तो हम कह तो रहे हैं, तो काट दो, हम तुम्हें हर चीज़ पढ़ाएंगे। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। समझे? कुछ नहीं समझे? कोई नहीं, आगे बढ़ो। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर आ जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आ जाता है। अब तुम्हें अगर पढ़ना है तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, तो इसकी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को शायद शाम के 7 बजे 21 तारीख को ही मिल जाएगी। ओके, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करके रखना तत्व, और यहाँ पे परमाणु भी कर लेना और मिश्रण भी, क्योंकि ये 9th में पढ़ाया गया था आप लोगों को, ये 10th में नहीं है, लेकिन ये आता जरूर है 10th में। किसी रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार की आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में करेंगे। इसके तीसरा यानी दूसरा चैप्टर मिस कर दो, तीसरे में आप लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ोगे, और चौथे में आप लोग क्या पढ़ोगे, चौथे में आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ोगे। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे संयोजन अपक्रिया क्या है। संयोजन अपक्रिया क्या है? संयोजन अपक्रिया को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या पढ़ते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश भाषा में पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड, अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड का सर्दियों में सूद नहीं पड़े, कैल्शियम का तो थोड़े बहुत तो याद ही कर लोगे ना। कैल्शियम लो तो C। ओके, अच्छा मैंने बताओ गलती कहाँ की है, अच्छा बताओ, कौन गेस कर सकता है? कमेंट में जल्दी बता दो। ओके, तो कैल्शियम का सूत्र सही होता है Ca। जो भाग गए होंगे उनको C ही याद रहेगा। CaO, ऑक्सीजन ऑक्साइड लिखा है तो हम O लगाएंगे। ओके, ऑक्सीजन लिखा होता है तो O2 लगाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, दिखाया गया है गैस किताब में कोई पर, हाँ गर्म हो जाएगा। आप लोग देखते होगे जब आपके घर में कोई चूना लाता हो, मटके में डालता हो, मटकी बहुत हीट हो जाती होगी, राइट? तो कैल्शियम बुझा हुआ चूना ही है। बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, गूगल कर लेना, होगे गलत ना पढ़ना। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ऊष्मा आ गई, अगर ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है तो ऊष्मा छेपी, और ऊष्मा ले रहा है तो ऊष्मा शोषी। देखो ऊष्मा तुम्हारे पर लगा रहेगा, छेपी लग जाए तो यानी छेप रहा है, छेप यानी छोड़ रहा है, और शोषी मतलब शोषण कर रहा है। ओके ओके, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 18 मिनट हो गए हैं, देख लो। ओके, तो ये क्लास चलने वाली है, कम दिन में तो 30 मिनट तो चलेगी। ओके ओके, आगे देखते हैं। अब ये वाला जो आप लोगों को ये दिख रहा है, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग MC 1 नंबर में बन सकती है। कितने नंबर में बन सकती है ये आप लोगों को 1 मार्क्स में बन सकता है। कितने मार्क्स में? ये आप लोगों को 1 मार्क्स में बन सकता है। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस अपक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे चल रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक साथ। ठीक, यानी दो जो अभिकारक है हमारे पास, जैसे H2O हो गया, CaO हो गया, तो ये जुड़ रहे हैं साथ में। ओके, देखो ये दोनों जुड़ के क्या बना रहा है, बुझा हुआ चूना बना रहा है। अगर हम मान लो बिना बुझे हुए चूने में यानी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला देते हैं, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम OH2। ओके, OH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, ठीक है ना। अगर पूछ ले बुझे हुए चूने को हम लोग रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, याद रखना। फिर आगे देखते हैं। इस अपक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। पढ़ चुके हो।
ऐसी अपक्रिया जिसमें, अब देखो यहाँ से तुम मार्क कर लेना, ये है संयोजन अपक्रिया की डिफिनीशन। एक सेकंड, ठीक। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ओके, इतना याद रहेगा, ठीक है, इतना याद कर लेना। इतना ये वाला जो है, ये वाला याद कर लेना, ठीक, ये वाला याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, मैंने पता क्या जानते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, देखते हैं क्या होता है। देखो अब हल्का सा छोटा करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अब दिखेगा, ठीक। चलो, ऊपर की गई अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। समझे, जो बुझा हुआ चूना है, निर्मित चूना है, जो बुझा हुआ चूना, उसका उपयोग हम दीवारों में सफेदी करने के लिए करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। अब देखो, तुम्हें ये दोनों अभिक्रिया बहुत ही गहराई से याद करनी पड़ेंगी। एक ये वाली, एक जो मैंने ऊपर बताई। क्या याद करना पड़ेगा, देखो क्या याद करना पड़ेगा, ये भी देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया जो बन गया था हमारे पास, जो हमने बना दिया था। ओके, जो हमने बना दिया था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया जिसको उसने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, और यहाँ जल बना दिया। ओके, ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। संयोजन अपक्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोयले का दहन अगर हम करें, यानी कार्बन का अगर हम दहन करें तो ऑक्सीजन में ही तो बर्न होगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो बर्न ही नहीं होगा। ये बहुत ही छोटी बातें हैं, आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ी होंगी। कार्बन को अगर आप जलाते हो ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये होगी आपके पास संयोजन अपक्रिया का उदाहरण। फिर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण किया जाए तो H2H2O बन जाएगा। ओके, अब देखो सरल शब्दों में अगर हम बात करें संयोजन अपक्रिया क्या है, तो यहाँ से आप लोगों को मार्क करना होगा। कहाँ से, देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ओके, ये तुम्हारे पास रियल डेफिनेशन है जो तुम बढ़ा के लिख सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग। हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। मतलब अगर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाए तो वो गर्म हो जाता है। ठीक, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब अगर उत्पाद बन रहा है और उसमें ऊष्मा भी निकल रही है, तो वो हमारे पास ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। देखो, अब जैसे प्राकृतिक गैस का दहन हम दहन कर रहे हैं, यानी ऊष्मा निकलेगी। CH4 2O2 CO2 2H2O, देखो निकल आई ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊर्जा निकल आई, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया? क्या तुम जानते हो कि श्वसन जो तुम करते हो, जो ऑक्सीजन लेते हो, वो एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। ये अपक्रिया लिखना, और फिर CH4 को क्या कहते हैं हम लोग, O2 को क्या कहते हैं, CO2 को क्या कहते हैं, H2O को क्या कहते हैं, ऊर्जा को क्या कहते हैं। ओके, लिख के जरूर जाना। अच्छा, एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे CO2 को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। उसे H2O क्या कहते हैं, ऑक्सीजन क्या कहते हैं, और CH4 क्या कहते हैं। आइए हम लोग अब जानते हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, बिल्कुल पता है हमें। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या ग्लूकोज प्राप्त होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ओके, याद है ना। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अपक्रिया का विशेष नाम श्वसन है।
जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। ओके, बायो का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, ये सीरीज का एंड होते होते वो बायो फिजिक्स सब आप लोग खत्म हो जाएगी और आप लोग को आने लगेगा। आप लोग पूछ रहे होंगे मैथ कैसे पढ़ेंगे, मैथ भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इसके जस्ट बाद मैं मैथ का वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, 1 बजे के बाद जब ये आप लोग देखेंगे उसके तुरंत बाद आप लोग को मिल जाएगा, या तो कमेंट में कर देना, मैं अपलोड कर दूँगा। ओके ओके, तो आते हैं, देखते हैं। साग सब्जियाँ वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कंपोस्ट मतलब सड़ जाना, गल जाना, मिल जाना, ठीक। ये होती है हमारे पास क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझे? इसको तुम लोग इस एनसीईआरटी को खुद से भी पढ़ोगे तभी जाके समझ आएगी। ये नहीं कि किसी ने पढ़ा दिया बस हो गया, पास हो गए। देखो, गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। क्या मोड़ना यार, हमने तो पढ़ी नहीं। जब तुम ये पढ़ोगे ही नहीं चित्र, आ गया, वेट करो। ओके, आ गया। यहाँ क्या लिखा है? 1.4 लिखा है। क्रियाकलाप चित्र 1.4, 1.4 का प्रयोग कहाँ हुआ है? ये क्रियाकलाप 1.5 में हो, यानी ये वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि क्रियाकलाप है। अब तुम सोच रहे हो सर जी इसको क्या कहते हैं, इसको भैया क्या कहते हैं? भैया जी इसको हम कहते हैं वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो लोग आप कमेंट बताओगे, क्योंकि आप लोगों को भी इंग्लिश आनी चाहिए। मुझे पता है लेकिन मैं 5 मिनट बाद बता दूँगा। ओके, तब तक आप लोग कमेंट में बता दो, ठीक। देखो, चित्र 1.4 फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली गर्म करना तथा गंध सूंघने की सही विधि। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। क्या लेना है हमको? फेरस सल्फेट के FeSO4 के हमें क्या 2 ग्राम क्रिस्टल लेने हैं। अभी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हम ध्यान देते हैं यार, अब तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं पता नहीं। देखो, क्वथन नली को बर्नर हुआ या स्पिरिट लैम्प की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा चित्र में 4 में दिया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल गर्म को देखिए। आइए देखते हैं इसको। हाँ, तो ये जो है हमें बर्नर रखा है, यहाँ पे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल इसने जला रखे हैं, यानी एक उसमें रख रखे हैं। और क्वथक नली है ये, इसको जला रहा है, ये जला रही है ये। क्वथक नली के खुले सिरे को अपनी पड़ोसी या अपनी ओर ना करें, मतलब इसका जो ये सिरा है, एक सेकंड देखो, देखो ये देखो, ये हमारे पास बर्नर है, ये हमारे पास बर्नर है और यहाँ पे उसने भर रखे हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। और ये जो पकड़े हैं ये है, इसको हम कहते हैं क्वथक नली, ठीक। और इससे देखो ये जो गैस उड़ रही, इसको अपनी नाक की तरफ या पड़ोसी की तरफ बिल्कुल ना करें, यहाँ साफ मना किया गया है। क्यों ना करें देखते हैं। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे अपनी नाक की ओर मोड़िए, क्योंकि घट्टा आएगी तो आप लोग को कुछ बीमारी ना हो जाए, इसलिए उसने कहा ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ओके, देखते हैं। आप लोग 3 घंटे बैठना है एग्जाम में। विस्थापन अभिक्रिया यहाँ से चालू हुई। ओके, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ से चालू हुई है। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक आज कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक नहीं, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करवा दूँ, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक कंप्लीट करवा दे रहा हूँ आपको, यहाँ तक। ओके, फिर पार्ट 4 में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यार 30 मिनट की वीडियो, 1 घंटे का वीडियो बन जाएंगे बस, ठीक। पढ़ो। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हो? अब ये देखो, ये मेन है, इसको फेरस सल्फेट को गर्म करने पर हरे रंग में परिवर्तित हुआ है।
ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के गर्म करने को कौन सा रंग प्राप्त होता है? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक यानी विशिष्ट गंध को आप सूंघ सकते हैं। अब हमारे पास तो है नहीं, तो हम कैसे सूंघे भाई? तो खुद ही बताएंगे। देखो अभिक्रिया कैसे लिखोगे? FeSO4 FeO3, इसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से इसने गर्म करोगे तो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी। SO2 बाहर निकल गया, SO3 बाहर निकल गया। ओके ओके। क्या आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट के छोटे उत्पाद प्रदान करता है? यह एक वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ से आप लोग मार्क लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ आप लोग की एक डिफिनीशन बन गई, बट शायद आगे बड़ी डिफिनीशन भी दी हो। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल रंग का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरस ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 गैसें हैं। ओके, आगे देखते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में वियोजित होता है। वियोजित मतलब अलग होता है। अब तुम लोगों को पता है, यहाँ पे देखो वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई एक है और वो एक से दो या दो से अधिक में टूट जाए, ठीक, दो या दो से अधिक में टूट जाए, ठीक। आगे देखते हैं। जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब देखो CaCO3 चूना पत्थर है हमारे पास, और ये बिना बुझा हुआ चूना ऊष्मा देने पर CaO + CO2 में टूट जाता है। ओके, तो यहाँ तक हमारा आज का टारगेट पूरा हुआ। अब अगला टारगेट हम लोग लेंगे वियोजन अभिक्रिया के बाद जो आता है विस्थापन और द्विविस्थापन को ख़त्म करने का। ओके, फिर हम लोग ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, मतलब कि संक्षारण क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे। ओके, तो टाइम इज़ नाउ 32 मिनट्स। ओके, तो चलते हैं, और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना तो समझ आ जाएगा, और खुद से भी पढ़ो तभी आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।